गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1000% है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी 1757 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी गवर्नर गवर्नर जनरल बने और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप देखते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा है? 1757 से लेकर के 1947 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हेडलाइन ऐतिहासिक कालक्रम अगर देखते हो तो 1757 से लेकर के 1774 के बीच में जो होता है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल प्लासी के युद्ध से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1774 से 83 के बीच में, 1883 के बीच में ये होता है बंगाल के गवर्नर जनरल। वहां ध्यान रखना, बंगाल का गवर्नर बोला मैंने 1757 से 1774 के बीच में, लेकिन 1774 से लेकर के 1833 के बीच तक क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1833 से लेकर के 1858, ठीक है, वहां तक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं और 1858 से लेकर के 1947 के बीच में भारत के वायसराय होते हैं। समझ गए यहाँ तक? पहले 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के 1774 तक बंगाल के गवर्नर, फिर 1774 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर 1833 से अब आप देखते हो कि 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, फिर 58 से लेकर 1947 तक भारत के वायसराय बनते हैं। ठीक है, अब आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ पे देख लो बंगाल का गवर्नर यहाँ पे देख रहे हो कि 1757 से लेकर के 74 के बीच में। तो पहला आप देखते हो कि रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर। ठीक है, बंगाल का 1757 से लेकर 1760 के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? पहली बात है कि रॉबर्ट क्लाइव का काम अगर देखा जाए तो क्या था, तो प्लासी के युद्ध लड़े थे, ब्रिटिश के सेना का नेतृत्व किया और जीत दिलाई। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया था, यानी डुअल सिस्टम रूल। डुअल सिस्टम रूल का मतलब होता है टैक्स, यानी आप बोल सकते हैं राजस्व का और फौजदारी का दोनों अलग अलग डिवाइड किया, राजस्व वाला अलग और फौजदारी। यानी कि यहाँ पे था कि राजस्व जो आपका ब्रिटिश वसूलेंगे और फौजदारी जो है वो किसके अंदर था? बंगाल के नवाब के अंदर। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि बट उनका जो वेतन है, पेमेंट है, वो बंगाल के नवाब ही देंगे। अब सोचो कि भाई पूरे टैक्स तो तुम वसूल रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो फौज रख रहे हो वो फौज तुम्हारा ही है, यानी ब्रिटिश का ही है। ठीक है, और उसका पेमेंट कौन देगा? गवर्नर देंगे, सॉरी बंगाल के नवाब देंगे। समझ गए? तो ये पॉलिसी अपनाया था, इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम, यानी द्वैध शासन सिस्टम। बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि इन्हीं के काल में हुआ था। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट और बता देता हूँ कि आपका अगर देखा जाए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर प्लासी देखा जाए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध एक्चुअली लड़ा गया था 23 आपको जून, याद रखना 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है, पूछा जाएगा कि कहाँ लड़ा गया, तो भागीरथी रिवर, समझ गए ना, यहाँ पे भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी रिवर पे, यानी नदी पे। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पे लड़ा गया था। अब आता है कि प्लासी के युद्ध जो हुआ था तो उसमें हारा कौन था और जीता कौन था। तो अगर देखा जाए तो किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक पर्सन थे बंगाल का नवाब जिनका नाम था सिराजू दौला। ठीक है, सिराजू दौला। ठीक है, सिराजू दौला वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। समझ गए यहाँ तक? सॉरी, गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये युद्ध होता है कहाँ पे, इसके बारे में हम डिटेल और किसी और क्लास में पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर समझो कि इसमें जीतता कौन है, तो ब्रिटिश जीतते हैं। ठीक है, तो याद रखना 23 जून 1757 को हुआ था भागीरथी नदी के तट पे। अब आता है कि ये जो हुआ था तो इसमें धोखा किसने दिया था, तो सिराजुद्दौला का सेन यानी डिफेंस मिनिस्टर जो था उनका नाम था मीर जाफर। डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या था? मीर जाफर।
ठीक है। मीर जाफर ने क्या किया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था। किसको धोखा दिया था? किसको धोखा दिया था? तो सिराजुद्दौला का। समझ गए? मीर जाफर ने धोखा दिया था। समझ गए? धोखा। यहाँ तक क्लियर हो गया? धोखा दिया था मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को। अब आता है कि भाई ये डिफेंस मिनिस्टर था, तो धोखा कैसे दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने उसको लालच दिया, मीर जाफर को लालच दिया कि तुम सिराजुद्दौला के चक्कर में क्यों पड़े हो, सिराजुद्दौला का हटा करके तुम राजा नहीं बनना चाहते हो? तो इसने बोला कि यस मैं बनना चाहता हूँ। तो बोला कि एक काम करो, तुम मेरा साथ दो और मैं तुमको राजा बनाता हूँ। तो बोला ओके ठीक है। अब हुआ कि ये डिफेंस मिनिस्टर था, तो जैसे सैनिक को ऑर्डर देगा वैसे सैनिक करेंगे। अब होता है 23 जून की बात है, जब 1757 में भागीरथी नदी के तट पे जब आता है दोनों सेना, ठीक है, और दोनों सेना जब आता है तो क्या होता है कि अब डिफेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने बोला पहले युद्ध होने से पहले ही कि अपनी सैनिक हार रही है। समझ गए? जब तक वो राजा आते हैं तो बोला कि अपनी सैनिक हार रही है, आप भाग जाओ जान बचा के। ठीक है। तो उन्हीं का मीर जाफर का बेटा का नाम था मीरन। ठीक है, मीरन था, तो उसके साथ वो लेकर के चला गया। मीरन बोला मेरा बेटा के साथ चला जाओ, और वहीं पे वेट कर रहा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर उनको किल कर देता है, मार देता है। ठीक है। और उसके बाद वो कहानी खत्म हो जाता है। अब आता है कि उसके सपोर्टर भी तो कुछ होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 पर्सन थे प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सपोर्ट किए थे, जो सपोर्टर थे। वो एक का नाम था, उनका नाम था मोहन लाल। ठीक है, मोहन लाल। ठीक है, मोहन लाल। समझ गया यहाँ तक? मोहन लाल ऐसे लिख देता, मोहन। ठीक है, मोहन लाल। समझ गए? एक थे मोहन लाल, और दूसरा जो सपोर्टर थे जो सिराजुद्दौला को अच्छा न्यूज़ दे रहे थे, बट वो छोटे पोस्ट पे थे तो उनकी बात ज़्यादा नहीं माना। दूसरे का नाम था मीर मदान, मीर मदन। ठीक है, पहला मोहन लाल, मीर मदन, ये दोनों क्या थे? सिराजुद्दौला का सपोर्ट किए थे। यहाँ तक समझ गए? इतना काफ़ी है। ठीक है। 1757 हुआ था 23 जून को, रॉबर्ट क्लाइव था। अब आता है कि 1760 से लेकर के 65 के बीच में कौन रहा? तो गवर्नर जनरल का नाम था हेनरी। ठीक है, हेनरी बेस्टीटार्ट, हेनरी बेंसीटार्ट, हेनरी बेंसीटार्ट। समझ गए? हेनरी बेंसीटार्ट जो गवर्नर जनरल था, उसी के काल में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध अगर देखा जाए कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 20 अक्टूबर आपका 1764 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1764 को हुआ था। समझ गए? बक्सर का युद्ध। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बक्सर के युद्ध में पूछा जाए कौन कौन थे बक्सर के युद्ध में शामिल, तो एक साइड तो आपका गवर्नर जनरल थे यानी ब्रिटिश थे। ठीक है, मुनरो था इनका कैप्टन, यानी सेना मिनिस्टर अभी कौन था? मुनरो था। और उसके साथ साथ 3 सैनिक मिल करके लड़ा था। एक आप देखा जाए तो एक पर्सन जो लड़े थे वो तो आपका मीर कासिम थे, दूसरा नवाब अवध का थे, और फिर आपका मुगल थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो तीनों लोगों ने मिल करके लड़ा था, मीर कासिम ये सब। मुगल का नाम क्या था? तो उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, ये दोनों तीनों मिल करके लड़े, बट ये लोग हार गए। कैप्टन कौन था? तो हेक्टर मुनरो। समझ गए यहाँ तक? कब था युद्ध? 20 अक्टूबर 1764 को। यहाँ तक क्लियर हो गया? पूछा जाएगा इसमें गवर्नर कौन था? तो हेनरी हेनरी बेंसीटार्ट। समझ गए? अब आता है कि 1763 के बाद क्या कहानी होता है? 65 के बाद 1767 से लेकर 69 के बीच में फिर गवर्नर बनते हैं जिनका नाम था हैरी हैरी क्या था? वेरेस हैरी आपको बेरेल्स्ट, हैरी बेरेल्स्ट। ठीक है, हैरी बेरेल्स्ट उनका नाम था। यहाँ मैं एक बार क्लियर कर दूं, हैरी बेरेल्स उनका नाम था। ठीक है, कब से कब रहे? 2 साल तक रहे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि इन्हीं के काल में क्या होता? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में। समझ गए यहाँ तक? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था टीपू सुल्तान नहीं, हैदर अली, उनके फादर थे हैदर अली, उनके और उनके बीच में हुआ था। क्लियर? वो एक बार करेक्ट कर लेना। फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 से 69 के बीच में जो हुआ था वो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। उस टाइम गवर्नर कौन थे? उनका नाम था हैरी बेरेल्स्ट। ठीक है, ये याद रख लेना।
अब एक और था, 69 से लेकर के 72 के बीच में कौन थे गवर्नर, उनका नाम था जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर, ठीक है। अब हुआ था कि बंगाल में उन्हीं के टाइम में सबसे पहले अकाल आया था। बंगाल में अकाल, ये याद रखना, ये थोड़ा सा है कि आपको हैरी ब्रेस्टल्ट के बीच में फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ, और दूसरा बात आपको कार्टियर, जॉन कार्टियर के बीच में क्या था, कार्टियर जब थे तो उस टाइम बंगाल में सबसे पहले बहुत बड़ा अकाल आया था 1770 में। यहाँ तो समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं अगला। अब यहाँ देखो 1772 से लेकर 74 के बीच में एक गवर्नर आते हैं जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल में क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था देव शासन, मैंने बताया था 1765 में, ठीक है। तो उस देव शासन को इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि इसने रखा था। रेगुलेटिंग एक्ट 20-20 साल के बाद होता, ठीक है, 20-20 साल के लिए आया था एक्ट, एक कंपनी के थ्रू, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसका सपोर्ट किसका था, एक्सटर्नली देखा जाए, इंटरनली सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ तक समझ गया। तो पहला भारत का नहीं बल्कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले का नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट बार जो बना था उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग। यहाँ देखो वारेन हेस्टिंग ये कब तक रहा था, 1774 से 85 के बीच में, ठीक है। अब आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने अभी बताया 1773 के एक्ट में बनता है, ठीक है। और उसने क्या किया, स्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसी के काल में हुआ था 1775 से लेकर 82 के बीच में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के काल में हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में, जिसमें हैदर अली की डेथ हो गई थी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स के थ्रू क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के साथ मिलकर के इसने किया था। यहाँ तक समझ गए। ते किसका काम था, ते आप देख रहे हैं तो वारेन हेस्टिंग का काम था, वारेन हेस्टिंग। यहाँ तक समझ गए। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, यहाँ तक समझ गए। और इसने क्या क्या काम किया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, ठीक है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, कहाँ पे, बंगाल में। तीसरा क्या काम किया, एंग्लो और मराठा का युद्ध इसी के काल में हुआ था 1775 से लेकर 82 के बीच में। एंग्लो मैसूर का द्वितीय वार होता है जिसमें हैदर अली की डेथ होती है 1780 से लेकर 84 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। रेगुलेटिंग एक्ट और फिर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अब आते हैं कि थोड़ा और इसके बारे में बताते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि 1700, अगर देखा जाए जो इम्पोर्टेंट वाला इसी के काल का बता रहा हूँ, 1782 में, 1782 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन। बनारस में पहली बार संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया, यानी बनारस, बनारस में क्या किया, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। समझ गए। इसने क्या किया था भाई, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, संस्कृत विद्यालय, विद्यालय की स्थापना, ठीक है, स्थापना किया कब, 1782 ईस्वी में। यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि गीता के अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था इसी के टाइम हुआ था, यानी अगर इसको आगे देखा जाए तो यहाँ देखो गीता का अनुवाद अगर देखा जाए, गीता का, गीता जो होता है ना हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, गीता का अनुवाद, अनुवाद अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इसी के टाइम हुआ था। ई लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में इसी के टाइम में हुआ था, ठीक है। किसने किया था गीता का अनुवाद, किसने किया था, तो उस पर्सन का नाम था विलियम विल्किंस, उनका नाम था विलियम, ठीक है, विलियम विल्किंस नाम था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। विलियम विल्किंस नाम था।
यानी चार्ल्स भी बोला जाता था, इन्हीं का नाम चार्ल्स भी था। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या था, चार्ल्स भी था। यहाँ तक समझ गए, समझ गए यहाँ तक। किसके काल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के काल में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के काल में हुआ था। ठीक है, अब इसी के काल में क्या हुआ था कि 26 लाख जो पेंशन जो था ना, ठीक है, पेंशन 26 लाख पेंशन किसको देता था, मुगल सम्राट को, मुगल सम्राट को। ठीक है, मुगल सम्राट को, ठीक है, मुगल को मिलता था। अब आता है कि इसी के काल में क्या होता है कि 1700 आपके लगभग 80 के करीब 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला समाचार पत्र अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ले लो, यानी 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार, दिल्ली में बोलते हैं पहला और बिहार में बोलते हैं पहला, समझ गए। दिल्ली के लोग बोलते हैं पहला और बिहार के लोग बोलते हैं पहला, समझ गए ना आप। ठीक है, समाचार पत्र जो था, तो पत्र क्या था, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल आपका गजट, ठीक है, बंगाल गजट 17 से कब आया था, 80 के करीब, बंगाल गजट। यहाँ तो समझ गया। अब आता है कि किसने निकाला था, ये पूछता है बीपीएससी में, तो उसका नाम था जेम्स अगस्टस लिखा जाता है, इसे अगस्ट बोला जाता है, जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं हिक्की आ जाए तो समझना वही है, जेम्स अगस्ट हिक्की नाम था, यानी जेम्स हिक्की। ठीक है, JA हिक्की, समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने बताया कि बंगाल में पहली बार अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, यहाँ बताया ना, बंगाल में आप देख रहे हो कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया तब मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो CJ कौन था, चीफ जस्टिस कौन था, तो उनका नाम था एलिजा इम्पे। कहीं कहीं एविडेंस मिलता है कुछ कुछ बुक में कि इनकी मंगेतर थी या गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, समझ गए, एलिजा इम्पे, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, इतना काफ़ी है आपके लिए कि किसी पेपर के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं लिखा दिया। अब दूसरा जो बनते हैं भारत का सेकेंड गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल में शुरू किया। ठीक है, जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस। पहली बार सिविल सर्विस इन्होंने शुरू किया था भारत में। ठीक है, इसीलिए फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम में थर्ड बैटल ऑफ अंगला मैसूर हुआ था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। जब बैटल हुआ तो उसके बाद श्रीरंगपट्टनम में संधि हुआ, समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ, समझ गए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, कब हुआ था, 92 में। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गए, तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आता है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड बनाया, यानी क्रिएट द कॉर्नवालिस कोड बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर सब अलग अलग किया, डिवाइड किया। पहले क्या होता था कि डीएम के अंदर किसी दरोगा वाला जो वर्ड है वो वारेन हेस्टिंग के टाइम में आया था, वो मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो सब पावर डीएम को मिल जाता था एक टाइप का, समझ रहे हैं, बस इस पावर को डिवाइड किया, समझ गए, यानी गवर्नर जनरल को ही पूरा पावर एक टाइप पे मिल जा रहा था, तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग डिवाइड किया। तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सेटलमेंट वाला बात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था।
ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट वाला बात यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि परमानेंट जो सेटलमेंट वाला बात ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, भारत में सिविल सोसाइटी की जनक इसी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि योजना, जो परमानेंट सेटलमेंट योजना आया, तो क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट योजना बनाया किसने। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया, तो उस पर्सन का नाम था जॉन सोर। जॉन सोर, ठीक है, जॉन सोर के द्वारा बनाया गया। अब आता है कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, तो जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, यानी 11 में 10/11 में मैंने 10, 11 रुपये में 10 रुपया किसको, कंपनी को। 1 रुपया किसको मिलेगा, तो 1 रुपया मिलेगा जो राजस्व वसूलेगा उनको। समझ गया, यानी 10/11 आपके कंपनी को और 1/10 वसूलने, 1/11 वसूलने वालों को। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब आता है कि जॉन सोर, मैंने बताया ना कि जॉन सोर क्या था। जॉन सोर इसका यानी अस्थाई बंदोबस्ती की योजना शुरू किया था इसने। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास और उत्तरी जिला में लागू किया गया। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनना है, ठीक है। उत्तरी आपको जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अपने जमीन का कितना वो टैक्स देना चाहते हैं वो स्वतंत्र थे। अच्छा जमीन था, उपजाऊ था, तो उसको ज्यादा टैक्स लगता था। कम उपजाऊ था तो उसका बहुत कम टैक्स लगता था। समझ गया। तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। मैंने बताया ना, सिविल सोसाइटी, ठीक है, सॉरी, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए कॉर्नवालिस। अब आते हैं जॉन सोर, फिर यहाँ आ गए। और जॉन सोर जो बनते हैं वो 1793 से लेकर के 98 के बीच में जॉन सोर बनते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति, यानी किसी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते थे, नॉन इंटरवेंशन नीति अपनाया। निजाम और मराठों के बीच में खरदा का युद्ध जो बोला जाता है, खुर्दा या खरदा, इन्हीं के टाइम में हुआ था। खरदा का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है, किसके, जॉन सोर के टाइम में, 1795 में। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1795 में, यानी अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। बस हो गया, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। बस अगला देखो। अब आते हैं कि अगला जो गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली क्या थे, पहली बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सहायक प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस की बात किया था। ठीक है, दूसरा यानी फोर्थ बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, वीरगति होता है। और सेकेंड बैटल ऑफ मराठा 1803 से लेकर के 5 के बीच में। यहाँ तक समझ गए। अब वेलेस्ली के बारे में बताते हैं। वेलेस्ली क्या था, भारत में सहायक संधि, मैंने बताया कि सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में स्टार्ट किया था। ठीक है, पूछा जाए क्या सहायक संधि वेलेस्ली ने सबसे पहले शुरू किया था, तो बोला जाए ब्रिटिश के तरफ से वो था, बट इससे पहले फ्रेंच कर चुके थे। फ्रांस का एक पर्सन था जिसने कर चुका था। ठीक है, फ्रांस का पर्सन जो था वो कर चुका था, यानी फ्रेंच। उस पर्सन का नाम था, तो उस पर्सन का नाम था डुप्ले। डुप्ले, यहाँ तक समझ गए, डुप्ले कर चुका था। ठीक है, इससे पूर्व में। अब आता है सहायक संधि करने वाले अगर देखा जाए राज कौन कौन से थे सहायक संधि, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सहायक संधि करने वाले, सहायक संधि, सहायक संधि करने वाले, ठीक है, सहायक संधि करने वाले। तो कहता है कि सहायक संधि करने वाले, तो पहले अगर देखा जाए, फर्स्ट अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, वो तो पता है। तो पहला अगर देखा जाए तो हैदराबाद था। हैदराबाद। सहायक संधि क्या है वो अलग बात है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बता रहा हूँ, इसीलिए मैं डीपली नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहला था हैदराबाद, कब हुआ, 1798 में। दूसरा अगर बोला जाए कौन था, मैसूर, कि टीपू सुल्तान मर गया, 1799। ठीक है, पूछा जाए तीसरा कौन था, तो तीसरा था तंजौर।
तंजौर, ठीक है। तंजौर था, अक्टूबर में था ये 1799, ठीक है। चौथा कौन था? अवध, ये 1801 में। पांचवा अगर देखा जाए तो पेशवा मिले, पेशवा 1802 में। छठा अगर देखा जाए तो बरार और भोंसले प्लस भोंसले, ठीक है, वही 1803 के करीब थे, 1803 में, ठीक है। सातवां अगर देखा जाए तो सिंधिया तो भाई थे ही, सिंधिया, सिंधिया कभी भारत के सपोर्ट में नहीं रहे, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। अब आता है क्वेश्चन, ये तो चलो पूछ दिया, लेकिन पूछेगा कौन नहीं थे, तो नहीं वाले, नहीं कौन थे? तो नहीं वाले दो थे, एक था इंदौर, ठीक है, और दूसरा थे होलकर, ये नहीं थे, समझ गया। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता था कि ये जो था ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, वेलेजली जो था अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है, ये बंगाल का शेर कहता था, बंगाल शेर कहता था, ठीक है, अपने आप को ये बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। यहाँ तक समझिए, बंगाल का शेर कहता था। अब आते हैं दूसरा, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं डीपली फिर भी ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद 1807 से 13 के बीच में लॉर्ड मिंटो प्रथम बनते हैं। क्या किया इन्होंने? महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किया 1809 में, और चार्टर अधिनियम 1813 इन्हीं के काल में आया था, 1813 इन्हीं काल में आया था, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया, बट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट आया था। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड हस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग वो क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड हेस्टिंग पासेस द पॉलिसी ऑफ पारामाउंटसी, यानी पारामाउंटसी। पारामाउंटसी का मतलब होता है सबसे बड़ी नीति, अच्छी नीति, सर्वोच्च नीति बोलते हैं, ठीक है। पारामाउंटसी का मतलब होता है सर्वोच्च नीति, ठीक है। अब दूसरा क्या था कि इन्हीं के काल में अंगला और नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, और समाप्त भी। फिर थर्ड बैटल ऑफ मराठा, और थॉमस मिनो द्वारा मद्रास में रैयतदारी व्यवस्था शुरू किया 1820 में। अब आता है कि जब भी नेपाल का वॉर होता है, यहाँ पे नेपाल का वॉर होता है, जो नेपाल अभी काला पानी ये सब काली रिवर की बात करता रहता है, तो एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं सुगौली की समझौता, ठीक है, सुगौली समझौता, ठीक है, बिहार में पड़ता है सुगौली, पूर्वी चंपारण में। ये हुआ था सुगौली समझौता आपका 1816 में, ठीक है, 1816 में। ब्रिटिश दैट टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में। अब आता है सुगौली की समझौता जो हुआ था, तो नेपाल के अमर सिंह थापा लड़ रहे थे नेपाल से। अमर सिंह थापा जो थे, अमर सिंह थापा नेपाल से लड़ रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। यहाँ तक समझ गए ना? आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, आत्मसमर्पण किया था मार्च में 1816। उतना डीपली नहीं जाएगा मार्च में, ठीक है। इसी के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों का मतलब नेता जो थे उनका नाम था वसील मोहम्मद और चीतू और करीम, वो मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। तो पिंडारियों को नेता, तो पिंडारियों का दमन इन्हीं के काल में हुआ था। मराठों का शक्ति इन्हीं काल में नष्ट हुआ था। मैंने बताया था ना कि थर्ड बैटल ऑफ मराठा हुआ, ठीक है। और इसने प्रेस पे लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। यानी इसने क्या किया था? प्रेस पे प्रतिबंध हटाया था, प्रेस प्रतिबंध
पूरी तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रतिबंध हटाया, ठीक है। इसने प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया था, ठीक है। और मार्गदर्शन के लिए नियम बना दिया था कि कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसी के समय क्या हुआ, 1822 में, 1800 यहाँ पे देख लो, 1822 के करीब, यहाँ आप देख रहे हो वारेन हेस्टिंग हो गया, यहाँ नहीं है, मैं अलग से बता देता हूँ। थॉमस मुनरो इसी काल में किया था। 1822 में क्या होता है कि टेनेसी एक्ट आया, टेनेंसी एक्ट आता है, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी समझते हो ना, काश्तकारी जो कटाई वाला अधिनियम आता है, ठीक है, काश्तकारी। अब आते हैं अगला, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से लेकर के 33 के बीच में रहते लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1828 से लेकर के 33। उनके बीच में भी एक आए थे, उनके बीच में थे 1800 आपको 23 से लेकर के 28 के बीच में एक पर्सन थे जिनका नाम था लॉर्ड एम हस्ट थे, ठीक है। प्रथम उन्होंने बांग्ला और बर्मा युद्ध हुआ था, और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी या किसी पेपर में पूछता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या किया था, एबलिश किया था, सती प्रथा अधिनियम को खत्म किया था राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से। ठगी प्रथा, ठगी जो ठग वो करते थे ना, तो उन्होंने खत्म किया था, ठीक है। कोलोनियल सेलमैन के सपोर्ट से ठगी प्रथा खत्म किया था। ठग लेते थे पहले के टाइम में, जंगल वंगल एरिया में लोगों को एक अकेले मिल जाते थे तो उनके पैसा वैसा छीन लेते थे, ठगते थे, ठीक है। तो ठगी वाला चलता था, उड़ीसा ये सब एरिया, बंगाल वाले एरिया में ज़्यादा चलता था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है, वेंटिंग ने क्या करता है कि राजा राम मोहन के राय के सपोर्ट से 1829 में सती प्रथा खत्म करता है। यहाँ तक क्लियर। अब आता है कि सती प्रथा जब समाप्त हुआ तो इसके खिलाफ आपका कानून बनाता है, इसने कानून बनाता है, ठीक है। और उसमें धारा, क्या धारा, उसमें धारा 17 ऐड करता है, विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित करता है। पूछेगा धारा कौन सा, 17 धारा के अकॉर्डिंग। अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किया था, ऐसा नहीं कि यहीं पहले था, उन लोगों ने भी किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। वेंटिंग ने किसके, सिलमैन के सपोर्ट से लगभग 1830 में ठगी प्रथा खत्म किया था, ठगी प्रथा समाप्त किया था। ठगी में क्या होता था, आप देख रहे ठगने वाला में क्या था कि ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो थे ना, ये देवी काली की पूजा करते थे, देवी काली की पूजा करते थे, समझ गए, देवी काली की पूजा करते थे। यहाँ तक समझ गए। अब आता है और थोड़ा इनके बारे में और डिटेल। अब आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं। मैंने बताया कि गवर्नर जनरल पहले से आ रहे थे। 1774 में पहला जो बनते हैं वारेन हेस्टिंग बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला जो बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। इसने ही अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया, मैकाले मिंट के सपोर्ट से, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तय किया था। उच्च शिक्षा का माध्यम इसने क्या किया, अंग्रेजी तय किया, ठीक है। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकृत किया गया। और बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और मध्यचेर को हड़प लिया था, इसने भी ये किया था काम, ठीक है। अगर पूछा जाए सदर अमीन का किया था, इसने एस्टेब्लिश किया था। फिर इसके समय ही 1833 चार्ट एक्ट आया था। धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब कुछ कुछ सही भी काम किया था, ऐसा नहीं बोल सकते इसने गलत किया था, बाकी कंपेयर तो सही काम किया था। इसने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगाया था, यानी बोला जाए कि शिशु, ठीक है, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया, बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसने कुछ काम किया अच्छे। अब उसके बाद आते हैं, एक पर्सन थे 1835 से लेकर 36, एक साल में, लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ ने क्या किया था, एक ही
सबसे अच्छा काम किया था। भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रण हटाने के कारण भारतीय से पत्र का यानी प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। बट लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने बताया था एम हॉस्ट ने क्या किया था। एम हॉस्ट से पहले हेस्टिंग ने क्या किया था ये मैंने बताया। टेनेसी एक्ट लाया था। यहाँ तक समझ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो ये हो गया। मेटकॉफ जो थे एक ही काम जो अच्छा किए थे, भारतीय पत्र पर नियंत्रण जो था उसको मुक्त कर दिया था। ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से विलय किया 1843 में। अब मद्रास भारत में दास प्रथा यानी गुलामी को कानून रूप समाप्त किया था एक्ट 6 में, सॉरी एक्ट 5 है 5 में। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? एलनबरो ने क्या किया था? वो आपका गुलामी दास प्रथा को खत्म किया था एलनबरो ने। यहाँ तक क्लियर हो गया एलनबरो का? अब आता है सिंध के विजय के समय, जब सिंध प्रांत को जब ब्रिटिश में मिलाया यानी भारत में मिलाया अभी प्रेजेंट का, तो उनमें क्या था? नेपियर का कथन था। नेपियर ने इसी पर बोला था कि वह अफगानी नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, अफगानी तूफान की पूंछ थी। इसने ही बोला था, आई थिंक उन्हें बोला था कि भाई हम तो हड़पना नहीं चाहते थे, ठीक है, बट मजबूरी ऐसा थी कि मुझे हड़पना पड़ा। अगर उसको नहीं हड़पते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? दास प्रथा का खत्म किया था एक्ट 5 के अकॉर्डिंग, ये समझ गए आप? इसने अंग्ला अफगान युद्ध इसी में समाप्त हुआ था। ठीक है, अंग्ला अफगान। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आता है। और लॉर्ड आपको अगर देखा जाए डलहौजी के से पहले किसका आता है तो विलियम बेंटिंग का। ठीक है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डलहौजी के बारे में सबसे पहले बात पढ़ेगा। कुख्यात यानी व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति अपनाया। भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने, इसी के बीच में वो ट्रेन का पूछा जाए नाम क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो बॉम्बे टू थाने चला था, बॉम्बे टू थाने, मुंबई में थाने चला था। ठीक है, ट्रेन बॉम्बे टू थाने चला ट्रेन, समझ गए? बॉम्बे टू थाने, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है कि ट्रेन जो चला कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ट्रेन का नाम क्या था? नेम क्या था? तो नेम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, समझ गए? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। बॉम्बे से थाने चला था, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। यहाँ तक समझ गए? ब्लैक ब्यूटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? कब चला था? तो 1853 में। ठीक है, 1853 में चला था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। पूछा जाए डेट पूछेगा ना, अगर 1853 में डेट भी पूछ दिया, उतना डीपली आ गया, तो डेट जब पूछेगा तो आप बोल देना कि 16 अप्रैल को चला था। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में चला था, पहली ट्रेन चला था भारत में। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। यहाँ तक क्लियर हो गया? डलहौजी ने चलाया था, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। अब आता है कि पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। नया डाकघर अधिनियम 1854 बनता है, 1854 नया डाकघर अधिनियम। ठीक है, डलहौजी ने बनवाया 1854। शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु वुड्स डिस्पैच आता है अधिनियम, वुड्स डिस्पैच अधिनियम। यहाँ तो क्लियर हो गया? वुड्स डिस्पैच अधिनियम शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया। इसी के टाइम में 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भूमिकर रहित जागीरदारों का पता करके उन्हें छीनना, यानी इनाम कमीशन, मतलब इनाम कमीशन में जो भी उसको बताएगा कि इनके पास ज़्यादा ज़मीन है इस टाइप के, तो उनको इनाम मिलेगा। ठीक है। और व्यक्तिगत वाला मैंने बताया कि व्यक्तिगत वाला जो नीति था, उस व्यक्तिगत वाला यानी डॉक्ट्रिनल लैप्स वाला में क्या नीति था, तो उसमें बताया जाता था कि इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अगर पूछा जाए
कौन कौन से व्यापक वाला नीति के अकॉर्डिंग किया गया, तो इसमें किया गया था आपका, अगर सजे उझाना अगर वर्ड आता है तो इसमें आता है संभलपुर, संभलपुर हो गया, और जैतपुर हो गया, जैतपुर, जैतपुर पड़ता है बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। फिर संभलपुर पड़ता है उड़ीसा में, ये उड़ीसा, उड़ी लिख देता हूँ, और ये एमपी लिख देता हूँ, बुंदेलखंड वाला एरिया। और फिर उसके बाद आता है बघाट था, बघाट हो गया, बघाट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर एक और कौन था, बघाट के बाद अगर देखा जाए तो उदयपुर था, उदयपुर हो गया। और उदयपुर के बाद अगर देखा जाए, उदयपुर एमपी में है, ध्यान रखना, राजस्थान मत मार देना। उदयपुर हो गया, फिर उसके बाद है झांसी, झांसी की रानी वाला झांसी, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए नागपुर, नागपुर, ठीक है। मैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बताया हूँ, ठीक है, ज़्यादातर के मैं क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया हूँ, समझ गए यहाँ तक। यानी पहले अगर देखा जाए तो अगर जैतपुर देखा जाए तो ये था 1848 में, और ये था 1849 में, 49 में, ठीक है। बघाट अगर देखा जाए, यहाँ मैं दूसरे पेन से ही कर लेता हूँ, अगर बघाट, बघाट वाला देखा जाए तो बघाट था 1800, बघाट वाला एरिया 1850 में। फिर उदयपुर देखा जाए तो 1852 में, ठीक है। और फिर उसके बाद झांसी देखा जाए, झांसी यहाँ है तो 1853 में, और नागपुर देखा जाए तो 1854 में, ठीक है। बस ये याद रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये था आपका किसका, आपका डलहौजी का। अब आते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के काल में क्या हुआ, 1857 का रेवोल्यूशन होता है और पास किया जाता है हिंदू विंडो रीमैरिज, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय पास किया गया, ठीक है। यहाँ तक 1857 का विद्रोह इसी के काल में हुआ था, जो मैंने पहले पढ़ाया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि लॉर्ड कैनिंग जो था 1858 से लेकर 62 तक रहा, भारत का पहला वायसराय बनता है। जब 1800 आपका 57 का विद्रोह 58 तक चला, जब विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के जो पावर था, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे पावर खत्म कर दिया गया, और उस पावर को खत्म करके सीधे पावर महारानी के अंदर चला गया। इसीलिए बोला जाता है कि सीधे क्राउन का शासन, क्राउन का शासन हो गया, क्राउन नहीं, क्राउन का शासन आ गया, महारानी का शासन। और जब महारानी का शासन आ गया तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम हटा करके वायसराय ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है। यहां तक ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया बोला गया। तो पहला वायसराय ऑफ इंडिया पूछा जाए कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। यहां तक समझ गए। ये क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं इसके काल में, ये तो मैंने बताया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वायसराय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन के। डलहौजी की हड़प नीति को वापस लिया गया। अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक्ट 1860 को पारित किया गया। आईपीसी एक्ट 1860 को इसी के टाइम में क्या किया गया, पारित किया गया। यहाँ तक समझ गए। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक आप लेक्चर देखोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चाहे 1 घंटा के बजाय 2 घंटा लग जाए, बट कंप्लीट होना चाहिए, मेरा ही मानना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि लॉर्ड आपको कैनिंग जो थे, मैंने बताया कि लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहे, यहाँ देख लो 58 से लेकर के आपके 62 के बीच में रहे, ठीक है। ऐसे एक्चुअली 56 से रहे थे, 56 से लेकर के 58, 58 से 62, 62 तक रहे, यानी 56 से 62 तक। अब आता है कि क्वेश्चन कि क्या हुआ कि इसने एक्ट के द्वारा क्या करता है कि चार्ल्स यानी चार्टर एक्ट जो आया था 1853, ठीक है, उसने क्या किया कि यानी डलहौजी के समय में आया था। तो उस टाइम थे सत्येंद्र टैगोर और भारतीय थे, जो 1853 में लंदन में हुए सिविल परीक्षा में 1853 में
सत्येंद्रनाथ यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बड़ा भाई टैगोर, इन्हीं के काल में क्या हुआ, सिविल सर्विस में पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? पहले लंदन में होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आता है कि 1800 कैनिंग के समय में ही 1861 में, कैनिंग के समय में 1861 में क्या होता है, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनता है, यानी हाई कोर्ट अधिनियम बनता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, पुराना जो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त किया गया, और सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त करके यानी कोलकाता हो गया, फिर बॉम्बे और फिर मद्रास में क्या किया जाता है, हाई कोर्ट बनाया जाता है। तीनों जगह हाई कोर्ट बनाया जाता है, समझ गए? और 1866 में आगरा में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद में भेज दिया गया। ठीक है, स्थानांतर किया गया, समझ गए ना? इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है भारत का सबसे बड़ा है, समझ गए? वहाँ पे सबसे ज़्यादा जज रहते हैं। और पूछा जाए 1800 क्या इलाहाबाद में पहले बना था? नहीं, 1866 में आगरा में बना था, 1875 में इलाहाबाद में ट्रांसफर किया गया। ये काफ़ी है, इतना समझ गए? अब आते हैं लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, फर्स्ट सेंसेक्स पहली बार जनगणना शुरू किया था इन्होंने। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया। अंडमान द्वीप समूह में एक अफगान फैक्ट्री द्वारा कार्यालय के दौरान उनकी हत्या, यानी अफगान कैदी के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या आपका कहाँ पर होता है? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है आपके अंडमान निकोबार में। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, और 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना किया था, कृषि विभाग, बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लीटन जो पर्सन थे, भारतीय भाषा के अखबारों को दबाने के लिए दमनकारी वर्नाकुलर एक्ट लाता है 1878, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्म्स एक्ट लाया जाता है, भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश में भीषण अकाल के बावजूद महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया जाता है। कौन करता है? लॉर्ड लीटन। ठीक है, ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था, ओवन मेरेडिथ, इसका नाम ओवन मेरेडिथ भी था, ओवन। ठीक है, मेरेडिथ। ठीक है, साहित्य में इसे ओवन मेरेडिथ, इसने उपन्यासकार भी, निबंध भी लिखता था, ज्ञानी था, बट क्या ज्ञान किस बात की। ठीक है, लीटन ने रिचर्ड्स स्ट्रेटजी के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, अकाल आयोग दिखाने के लिए किया था। रिचर्ड स्ट्रेची क्या किया? अकाल आयोग। ठीक है, अकाल आयोग की स्थापना कब होता है? 1878 में, 1878 में। ठीक है, ब्रिटेन, मैंने बताया कि 1870 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया जाता है इसी के काल में। ठीक है, अकाल होने के बाद भी वो आया था। ठीक है, यहाँ तो समझ गए? ठीक है, अब अगला जो है लॉर्ड रिपन ये क्या होता है कि वर्नाकुलर एक्ट जो था उसको निरस्त करता है, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करता है, भारत की पहली नियमित 10 वर्षीय जनगणना शुरू करता है। समझ गए? वहाँ पे क्या था, मैंने बताया था, लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, तो मैंने बताया था कि जनगणना की शुरुआत किया, बस वो 1872 में किया, बट वो कार्यकाल
नहीं चल पाया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस जनगणना को शुरुआत करने वाले कौन थे? जो 10 वर्षीय जनगणना तब से अभी तक चल रहा है, अस्थायी प्रस्ताव, तो कौन किए थे? तो उनका नाम था लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया 1882 में, और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय। न्यायिक समानता को लेकर प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल इन्हीं के टाइम में विवाद हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल में क्या था? एक्चुअली इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई ब्रिटिश भी अगर कोई गुनाह करते हैं तो अगर कोई भारतीय जज है तो उनको सजा दे सकता है। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, बट इसी बात को लेकर के ब्रिटेन में विद्रोह हो जाता है कि कौन, कोई भारतीय हमको कैसे सजा दे सकता है, कोई भारतीय हमको कैसे सजा दे सकता है। समझ गए? तीसरी बाद में वापस लिया गया इल्बर्ट बिल को, बट इन्हीं के काल में इल्बर्ट बिल बना था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आते हैं, इसके बाद आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के टाइम में क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है। इन्हीं के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम में एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा आफ्टर द थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। इन्हीं के टाइम में तृतीय बर्मा वॉर के बाद बर्मा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। ठीक है, इन्हीं के समय में, किन के समय? लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में क्या क्या काम हुआ? तो अगर देखा जाए तो 28 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, 28 दिसंबर से लेकर 31 के बीच में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मैंने क्लास लिया है, उस पर्सन का नाम था ए ओ हुम के नेतृत्व में। समझ गए? ए ओ हुम के नेतृत्व में इनके क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? इन्हीं के टाइम में अवध में टेनेसी और पंजाब में टेनेसी एक्ट लाया गया। ठीक है, अब आते हैं, इनके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 1899 से लेकर 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन थे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? विवादित बंगाल का विभाजन करता है। ध्यान रखना है कि एडीओ के पेपर में पूछा था कि बंगाल के विभाजन की अगर घोषणा, अगर देखा जाए घोषणा कब हुआ था, तो 19 जुलाई को 1905 में। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को, यहाँ तक समझ गए? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ, तो 20 अक्टूबर को 20 नहीं, आई थिंक 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 16 अक्टूबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर को। एक बार चेक कर लेना, आई थिंक मुझे लगता है 16 अक्टूबर था। ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ तक? अब इसी के टाइम में रैले विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होता है और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पास होता है, यानी हिस्टोरिक प्लेस है, जो मोनुमेंट है, उसकी रक्षा के लिए इसने ये बिल पास किया था। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ये आपके लॉर्ड कर्जन का था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, और इन लोग के बारे में अगर डिटेल मैं लाऊंगा, एक एक गवर्नर जनरल का क्या काम था वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ हम लोग गवर्नर जनरल के कर रहे हैं, किसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो बता रहा हूँ। 1905 से 1910 के बीच में एक गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने क्या था, जिनको लॉर्ड मिंटो, मार्लो मिंटो सुधार इन्होंने लाया था। इसने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल यानी 10% आरक्षण दिया था, और वो निर्वाचन मंडल में क्या होता था कि मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को, यहाँ तक समझ गए? लॉर्ड मिंटो मुस्लिम ही खड़ा होंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे। यानी अगर देखा जाए तो यहीं पे सांप्रदायिकता वाला जो विभाजन की बात किया जाए तो यहीं से शुरू हो गया था। ठीक है,
अब आता है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। यहाँ तक क्लियर। यानी मुस्लिम आगा खां और सलीम खां के द्वारा ढाका में किया गया। आगा खां और सलीम। कांग्रेस का सूरत अधिनियम यानी कांग्रेस के विभाजन नरम दल और गरम दल इन्हीं के काल में हुआ था। समझ गए? इन्हीं काल में हुआ था 1907 में। यहाँ तक समझ गए? नरम दल और गरम दल। अब आते हैं कि 1910 से लेकर के 16 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इन्होंने क्या क्या काम किया? तो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर भव्य दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1900, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया 1911। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आते 1915 में। इन्हीं के काल में आते। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया है, ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द जो किया गया 1911 में किया गया। यहाँ तक समझ गए? अब आते हैं कि उसी टाइम में क्या हुआ कि जो बिहार है, बिहार प्रांत और बंगाल प्रांत को भी अलग अलग किया गया। तो बिहार में उड़ीसा झारखंड आता था। बंगाल वाला प्रांत जो था तो था आपका अभी पश्चिमी बंगाल, और ढाका का सब एरिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि 23 दिसंबर 1912 की बात है कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में क्या होता है कि भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी जाती है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। अब फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। समझ गए? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और प्रताप जो प्रकाशन था उसका जो रिलीज करने वाले शंकर विद्यार्थी उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब ये थोड़ा सा फैक्ट था, मैंने बता दिया जो आप लोगों को काम आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 1916 से लेकर के 1921 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है। रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। इन्हीं के समय बर्बर जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होता है। ठीक है, ठीक है। मेंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में लागू होता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन इन्हीं के टाइम में होता है। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में होता है। यहाँ तक समझ गए? अब आता है इन्हीं के समय में क्या होता है कि यहाँ पे इन्हीं के समय में 1916 में कांग्रेस अब प्लस मुस्लिम लीग दोनों को एकीकरण किया गया। मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। लखनऊ में होता है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में होता है 1916 में। यानी लखनऊ अधिवेशन जो था ना, लखनऊ अधिवेशन उसी में किया गया। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में जो होता है इसी के टाइम हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ इसी के टाइम में, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के टाइम में, असहयोग इसी के टाइम में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आते हैं अगला। अब आते हैं कि 1921 से लेकर के 26 के बीच में, 1921 से 26 के बीच में लॉर्ड रीडिंग नाम के एक पर्सन थे, लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा कांड इन्हीं के टाइम हुआ था। चौरी चौरा 5 तारीख को हुआ था। चौरी चौरा कांड अगर देखा जाए तो 5 को हुआ था। यहाँ तक समझ गए? चौरी चौरा कांड इन्हीं के टाइम में हुआ था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, इसी के समय में हुआ। और प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन कांड इन्हीं के टाइम में हुआ था 1925 में। अब आता है चौरी चौरा कांड क्या होता है। चौरी चौरा कांड 1922 में, लगभग गोरखपुर के आसपास वाला एरिया है चौरी चौरा। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि 5 फरवरी को होता है, ये लिख लेना, बीपीएससी ने 5 फरवरी माना है, 5 फेब बीपीएससी मानता है। 5 फरवरी को चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के आसपास एरिया में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो होता है ना, जो झंडा या कुछ लेकर के जा रहे थे, आई थिंक झंडा था, लेकर के जा रहे थे कुछ लोगों ने,
तो वहाँ पे पुलिस और उनमें कुछ झड़प होता है। तो क्या होता है कि लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा देता है, जिसमें 11 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। तो ये चौरी चौरा कांड है। उसी के जस्ट बाद गांधी जी क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो खत्म करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी खत्म करते हैं। इसी के समय क्या हुआ कि 1922 में सिविल जो सर्विस है, सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम इलाहाबाद में किया जाता है। इलाहाबाद अभी बोला जाता है प्रयागराज को। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्लियर हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन इसी के टाइम होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन अगर देखा जाए 1925 में, इन्हीं के टाइम में होता है। ट्रेन में आग लगा दिए थे 1925 में। अब आता है लॉर्ड इरविन नाम के पर्सन आते हैं 1926 से लेकर के 31 के बीच में। और लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन इन्हीं के समय आता है। साइमन कमीशन, साइमन एक्चुअली जो था, तो साइमन रहता था आपका ऑस्ट्रेलिया में, वहां से आया था। ठीक है, सिविल सर्विस देखते। देशव्यापी इसका विरोध होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना 29 में। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च इन्हीं के टाइम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के टाइम में। और गांधी इरविन समझौता इन्हीं के टाइम में, ठीक है, स्थगित किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि लॉर्ड इरविन के ये था, और लॉर्ड इरविन में क्या था कि 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तारी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। और 26 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त से उन्हें रिहा कर देता है। ठीक है, और 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और 4 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता होता है। समझ गए, ये गांधी इरविन समझौता अगर देखा, यहाँ देखो, यहाँ तो 4 मार्च 1931 को होता है। 4 मार्च 1931 को, यहाँ तक समझ गए। 4 मार्च 1931 को, क्लियर। पूर्ण स्वराज की बात जो किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रावी नदी के तट पर किया था, रावी नदी के तट पे। ठीक है, रावी नदी के तट पे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया था। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं, थैंक यू इतना देर रुकने के लिए आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं 1931 से 36 के बीच में लॉर्ड विलिंगटन नाम के गवर्नर जनरल आते हैं। अब यह था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। यानी अंबेडकर पूना पैक्ट होता है। एक्चुअली क्या था, सांप्रदायिक उसमें डिवाइड कर दिया गया था, जैसे दलित हो गए, जनरल हो गए, अलग अलग जो चलता है ना, तो उसमें डिवीजन करने की बात किया, तो फूट डालो की नीति अपनाया था। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फूट डालो की नीति अपनाया। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया 16 अगस्त को, और मैकडोनल्ड ने ये सब यही किया था। लॉर्ड आपको लिलिथिगो जो था ना, वो बाद में आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो तो लॉर्ड विलिंगटन जो थे। अब आता है कि लॉर्ड विलिंगटन जो थे सांप्रदायिक की घोषणा किया, बट उस टाइम क्या था, विवादित जो था मैकडोनल्ड ने किया था। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने विवादित सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदू से अलग मान को उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व देने की घोषणा किया था। ठीक है, किसने किया था, तो उस पर्सन का नाम था आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसने घोषणा किया उसका नाम था रैमजे डोनाल्ड नाम के सब ऐसे ही रहते हैं, मैकडोनल्ड। 16 आपके अगस्त को 1932 की बात हुआ। ठीक है, यानी संप्रदाय, इसने दलितों को हिंदू से अलग माना था। मतलब एक्चुअली उसका यही था कि सबको फूट डालो भारत। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और इसी के समय में क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पास होता है। ठीक है, अब आता है कि 24 दिसंबर 1932 को क्या होता है कि 24 दिसंबर 1932 को गांधी जी
और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होता है, जिसको पूना समझौता कहा जाता है। बहुत दुखी हुए थे गांधी जी कि इनको दलितों को हिंदू से अलग माना गया। उसमें अंबेडकर साहब ने सपोर्ट कर दिया था, मान लिया था कि हम हैं। एक्चुअली उनके साथ जो घटना हुआ था, जो घटित हो रहा था बचपन से, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मान लिया था। पर गांधी जी विजनरी थे, उन्होंने सोचा कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो सब डिवाइड हो जाएंगे, फिर भारत आज़ाद नहीं हो पाएगा, समझ गए। इसलिए उन्होंने समझौता किया। ठीक है, चलो आगे 1936 से लेकर के 43 के बीच में, 36 से 43 में लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या हुआ, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय विधानसभा के पहले आम चुनाव होता है 1937 में। फिर क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, भारत की सहमति के बिना भारत को युद्ध में डाला गया। इन्हीं के समय में क्रिप्स मिशन भारत आता है। ऐतिहासिक भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 1900 आपका 42 में अगस्त में, यानी 9 अगस्त को 1900 आपका अगर देखा जाए 42 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्हीं के टाइम में एक ये भी था, अगर देखा जाए इन्हीं के टाइम में आपका 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, समझ गए। अगस्त प्रस्ताव, इसी के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, 8-9 अगस्त को। और 1942 को तो मैंने बताया कि क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो और मरो की नीति इसी में अपनाया गया था गांधी जी द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, समझ गए। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। अब बाद में भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति बोला गया, इसी को अगस्त क्रांति बाद में बोला गया, अगस्त क्रांति बोला गया, बाद में अगस्त क्रांति इसी का नाम रखा गया। ठीक है, और 1943 में बंगाल में फिर भयानक अकाल आता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल, बंगाल में क्या होता है, अकाल आता है। अकाल बहुत आया था। ठीक है, मतलब इतना बड़ा अकाल था कि लगभग 40-50 लाख लोग की डेथ हो गया था। ठीक है, अब आते हैं, किसके बाद आता है, लॉर्ड वेवल्स। लॉर्ड वेवल्स ने क्या किया था, तो लॉर्ड वेवल्स ने योजना प्रस्तुत किया, वेवल। ठीक है, शिमला समझौता होता है, सम्मेलन होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 का, भारत आगमन, आंतरिक सरकार का गठन और भारतीय संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण का कार्य इसी के समय हुआ था। ठीक है, पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन आया उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड वेवल। ठीक है, और उस टाइम कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर लगभग 47 तक वहीं रहे थे। यहाँ तक समझ गए। और आता है शिमला समझौता, इन्हीं के टाइम हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 25 जून लिखना, 25 जून 1945 को। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक समझ गए। और मुस्लिम लीग का ऑडियल रुख यहीं पर 14 जुलाई तो बना रहा, और बेबल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर देता है। ठीक है, यानी हिंदू मुस्लिम जो समझौता हुआ वो विफल हो जाता है। और क्या होता है, 1945 में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। ठीक है, 1945 में, यहाँ देखो 47 था ना, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, चुनाव में। ठीक है, और चुनाव में जो जीतते हैं, जो प्रधानमंत्री वहाँ बनते हैं, उनका नाम था आपको क्लीमेंट एटली नाम था, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। अब प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों को केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिलता है, और फिर बाद में मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली, और लगभग अगर देखा कांग्रेस को 91% से ज़्यादा वोट मिला था, और मुस्लिम वाला एरिया को जीत लिया। तो कांग्रेस, अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछता है कि जो चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस को
कितने कहाँ सीट मिला था, तो बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत में बिहार आता था, और उड़ीसा हो गया, मध्य प्रांत हो गया, पूर्व हो गया, ये सब। और मुस्लिम बंगाल और सिंध में होता है। ठीक है, यहाँ तक जीत गए। अब आते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में सेवा देते हैं। भारत के विभाजन के लिए 3 जून योजना यानी 3 जून योजना माउंटबेटन योजना पेश करते हैं। अब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कराया, जिससे भारत स्वतंत्र होता और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो अगर बोला जाए, ये क्या थे, अगर देखा जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय कौन थे, प्रथम ये बनते हैं ना, लेकिन अंतिम भारतीय कौन थे, यानी बोला जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी प्रथम एवं अंतिम भारतीय, भारतीय पूछेगा, भारतीय गवर्नर जनरल, जनरल पूछेगा, तो उनका नाम था राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी चक्रवर्ती थे वो, एक्चुअली राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी इनको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आई होप समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है बट इम्पोर्टेंट है, आप देख लोगे कभी भी लाइफ में, अगर आज नहीं तो कल अगर कभी भी देखोगे मेरा लेक्चर को, जब भी कभी भी, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या कंटेंट अच्छा दिया है जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।